देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद, लेकर के हाजिर है अपना खास कार्यक्रम हेलो इंडिया। हेलो इंडिया की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले अमित शाह की। बता दें आपको कि आज अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। गुरुकुल, ऋषिकुल और पतंजलि के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। शाह के दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, तो आज अमित शाह कई योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुरुकुल, ऋषिकुल और पतंजलि में होने वाले 3 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस और खुफिया एजेंसियों का पहरा रहेगा। 29 मार्च को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बी मुरुगेशन ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को ब्रीफ किया। गृह मंत्री की सुरक्षा में 1500 पुलिसकर्मियों के अलावा 3 बटालियन पीएसी, 3 बीडीएस की टीम मुस्तैद रहेंगी। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम में अपर पुलिस महानिदेशक बी मुरुगेशन ने कहा कि सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी और कर्मचारी अपने ड्यूटी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। डीआईजी सिक्योरिटी राजीव स्वरूप ने कहा कि कहीं पर भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। डीआईजी इंटेलिजेंस डॉक्टर वाई.एस. रावत ने कहा कि वीवीआईपी की ड्यूटी में हर पॉइंट पर ध्यान देना है। ब्रीफिंग के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि वीवीआईपी ड्यूटी को सभी पुलिसकर्मी पूरी गंभीरता से ले। सुरक्षा को देखते हुए 2 एसपी, 4 एएसपी, 15 सीओ, 8 इंस्पेक्टर, 66 एसआई, 7 एएसआई और 99 हेड कांस्टेबल, 300 कांस्टेबल, 70 महिला कांस्टेबल, 1 टीआई समेत आपको बता दें कि 34 ट्रैफिक हेड कांस्टेबल, 3 टीम पीएससी और 3 टीम बीडीएस की तैनाती रहेगी। तो अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर आज रहने वाले हैं, जहां पर गुरुकुल, ऋषिकुल, पतंजलि के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत में पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट जो है वो बैन कर दिया है। केंद्र सरकार की कानूनी मांग पर इस अकाउंट को बैन किया गया है। जी हां, बड़ी खबर, अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि भारत में पाकिस्तान सरकार का जो ट्विटर अकाउंट था उसको फिलहाल बैन कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने बाकायदा कानूनी मांग की थी। केंद्र सरकार की कानूनी मांग पर अकाउंट को बैन किया गया है। भारत में तीसरी बार ये अकाउंट ब्लॉक हुआ है। भारत में पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर रोक लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार की कानूनी मांग पर ही ट्विटर ने पाकिस्तान सरकार के अकाउंट पर एक्शन लिया है। पाकिस्तान सरकार का ट्विटर हैंडल जो था वो था @गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नाम से ये ट्विटर हैंडल था और अब इस अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद भारत के लोग इस अकाउंट को नहीं देख सकेंगे और ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत में पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया हो। लेकिन इससे पहले भी अक्टूबर 2022 और जुलाई महीने में पाकिस्तान सरकार का अकाउंट ब्लॉक किया गया था। और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बात करेंगे कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी बैठक करेगी। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी बेंगलुरु में ये बैठक होगी और बचे 100 सीटों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 124 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहले ही घोषणा हो चुकी है। उम्मीदवारों की लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपी जाएगी। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। बचे जो 100 सीटों के नाम है, जो उम्मीदवार हैं, उनको आज शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 124 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहले ही घोषणा जो है वो हो चुकी है। अब जो बाकी सीटें बची हैं उनके उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी। शॉर्ट लिस्ट जो है वो किए जाएंगे। तो उम्मीदवारों की लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपी जाएगी। और तो कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज अहम बैठक होने जा रही है। और इस बैठक के दौरान आपको बता दें कि ये जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो बेंगलुरु में कांग्रेस अपनी एक बैठक करने जा रही है और इस दौरान जो 100 सीटें बच गई हैं उन 100 सीटों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो 124 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहले ही घोषणा हो चुकी है। बाकी अब जो सीटें बची हैं उनके किसे किसे उम्मीदवार बनाना है, कौन सा नाम, कौन सा चेहरा जिस पर कांग्रेस पार्टी अपना भरोसा जताएगी, विश्वास जताएगी और उन नामों के साथ आगे बढ़ेगी, उनकी शॉर्टलिस्ट आज तैयार की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं नितिन गडकरी की। बता दें आपको कि आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो है वो रायगढ़, रत्नागिरी और नागपुर के दौरे पर रहेंगे। रायगढ़ में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। रत्नागिरी में शिक्षण संस्थान का भूमि पूजन करेंगे। नागपुर की शोभा यात्रा कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। तो आज सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र दौरे पर हैं। बता दें कि नितिन गडकरी रायगढ़, रत्नागिरी और नागपुर के दौरे पर रहेंगे और वहीं रायगढ़ में 414 करोड़ के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे और रत्नागिरी में जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज शिक्षण संस्थान की बिल्डिंग का भूमि पूजन करेंगे और नागपुर में शोभा यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होंगे।
तो आज महाराष्ट्र के दौरे पर नितिन गडकरी और इस दौरान रायगढ़ में नेशनल हाईवे का वो शिलान्यास करेंगे, रत्नागिरी में शिक्षण संस्थान का भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा और भी उनके कार्यक्रम है, जैसे नागपुर के शोभा यात्रा कार्यक्रम है, उसमें भी वो शामिल होंगे। तो आज महाराष्ट्र के दौरे पर नितिन गडकरी। और एक और बड़ी खबर बात करेंगे अब आम आदमी पार्टी की। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जो है वो पीएम मोदी के खिलाफ देश भर में पोस्टर लगाएगी। जी हां, और ये जो पोस्टर लगाएगी आम आदमी पार्टी वो 11 भाषाओं में छपाए गए हैं। 11 भाषाओं में छपाए गए पोस्टर पूरे देश भर में लगाएगी आम आदमी पार्टी। 11 भाषाओं में पीएम मोदी के खिलाफ ये पोस्टर जो है वो लगाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी पर इस दौरान निशाना साधा। तो आज पीएम मोदी के खिलाफ देश भर में आम आदमी पार्टी जो है पोस्टर लगाने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने आज देश भर में 11 भाषाओं में पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगवाने की घोषणा की है। पार्टी की सभी राज्य इकाइयों को अपने अपने राज्यों में पोस्टर लगाने के निर्देश दिए गए हैं और 11 भाषाओं में पोस्टर छापे गए हैं। और अब बात करेंगे संसद के दोनों सदनों की। संसद के दोनों सदनों में आज से 4 दिन तक अवकाश रहेगा। दोनों सदनों की अगली बैठक 3 अप्रैल को होगी। सभापति जगदीप धनखड़ ने इस बात की घोषणा की है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में आज से 4 दिन का अवकाश रहेगा। अब दोनों सदनों की अगली बैठक 3 अप्रैल को होगी। उच्च सदन में सभापति जगदीप धनखड़ ने इस बारे में घोषणा की थी। निचले सदन में पीठासीन सभापति रमा देवी ने सदन की सहमति से ये घोषणा की कि इस सप्ताह 31 मार्च को भी लोकसभा की कार्यवाही नहीं होगी। गौरतलब है कि रामनवमी के कारण दोनों सदनों की बैठक नहीं होगी। शनिवार और रविवार को लोकसभा और राज्यसभा का अवकाश रहता है। वहीं दोनों सदनों की बैठक अब 3 अप्रैल को होगी। संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू हुआ था और इसके 6 अप्रैल तक चलने का कार्यक्रम निर्धारित है। संसद के दोनों सदनों में 30 मार्च से 4 दिन का अवकाश रहेगा। तो संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा में या 8 से 4 दिन का अवकाश रहेगा। अब दोनों सदनों की अगली बैठक सोमवार को होगी। और बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आपको बता दें कि सीएम योगी मां सिद्धिदात्री की आराधना के साथ हवन करेंगे। सीएम योगी कन्या पूजन और भोजन भी कराएंगे। कन्या पूजन के साथ बटुक भैरव का भी वो पूजन करेंगे। तो सीएम योगी आज नवमी है, लिहाजा सीएम योगी आज कन्या पूजन और उनको भोजन कराएंगे और इसके अलावा कन्या पूजन के साथ साथ बटुक भैरव का भी वो पूजन करते हुए नजर आएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ मां सिद्धिदात्री की आराधना करेंगे। आराधना के साथ साथ हवन का भी कार्यक्रम है, हवन होगा और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करेंगे और फिर कन्याओं को भोजन कराएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है। जी हां, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव का मतदान कराया जाएगा, जबकि 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान हो चुका है। आज चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों पर मुहर लगा दी है। इसी के साथ सूबे में सियासी तपिश बढ़ गई है। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस सहित तमाम राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। बीजेपी दक्षिण भारत में अपने इकलौते दुर्ग को बचाए रखने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। कांग्रेस मिशन साउथ के तहत कर्नाटक की सत्ता में वापसी के लिए बेताब है। जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर बनने के लिए हाथ पैर मार रही है। कर्नाटक के चुनाव पर सिर्फ कर्नाटक के लोगों का ही नहीं बल्कि देश भर की भी निगाहें, क्योंकि इसे 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। कर्नाटक में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। इसी के साथ चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि कर्नाटक में एक चरण में ही चुनाव होगा। Schedule for the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April.
Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. दरअसल कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 25 मई को खत्म हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कर्नाटक की मतदाता सूची में 9.17 लाख नए वोटर जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराना हमारा लक्ष्य है। कर्नाटक में इस बार 58,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। So the first time voters in Karnataka, because of our special effort as I just mentioned, has increased from 18 to 19 by 9.17 lakhs. And the young electors gender ratio, which was low at 720, has increased to 820. It's a jump of 100%. So means we have been able to get more and more girls in the age of 18 to 19 registered in our electoral rolls. बात अगर पिछले चुनावों की करें तो साल 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव 12 मई को हुए थे। इसके परिणाम 3 दिन के बाद यानी 15 मई को घोषित हुए थे। इन चुनावों में बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। वहीं कांग्रेस ने 80 सीटें और जेडीएस ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं इस बार भी बीजेपी सत्ता में काबिज रहना चाहेगी। कर्नाटक में कुल 224 सीटें हैं, जहां पूर्ण बहुमत के लिए लगभग 113 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी है। बात अगर वोटर्स की करें तो कर्नाटक में मौजूदा समय में कुल 5 करोड़ 22 लाख वोटर हैं। इन सभी वोटर्स को लुभाने के लिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं, साथ ही अपनी अपनी जीत का दमखम भी दिखा रही हैं। For last 3 months, I visited more than 120 constituencies, and I am sure that on May 13th, BJP will have a handsome victory. Will win a hands down victory, and will get absolute majority. And we take the responsibility of taking Karnataka forward towards new Karnataka. तो हर जगह जाकर हमारे लोग पहुंचे हैं और बूथ वाइज भी हमारे लोग काम किए हैं, तो हमारे जीतने की संभावना पूरी है। इसीलिए तो मोदी जी अपने पूरे कैबिनेट के कलीग को वहां पर लगाया है और खुद ही प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सभी वहां पर दौरे कर रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। इलेक्शन कमीशन के सामने मैंने खुद बोला कि भाई इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों नहीं आपने अभी तक हमें नेशनल पार्टी का दर्जा दिया। तो कहने लगे बस बिल्कुल करने जा रहे हैं, और ये बात हो गई करीब 2-3 महीने के। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कर्नाटका का चुनाव आपने अनाउंस कर दिया। एक पार्टी जो नेशनल पार्टी बन चुकी है सारे नियमों के आधार पर, उसको आपने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिए बगैर कर्नाटक का चुनाव डिक्लेयर कैसे कर दिया? ये तो अन्याय है हमारी पार्टी के साथ। कर्नाटक में पिछले 5 साल सियासी तौर पर काफी उथल-पुथल रही। कर्नाटक में 5 साल में 3 बार राज्य में सीएम बदले गए। सबसे पहले कुमारस्वामी ने 23 मई 2018 को सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद येदियुरप्पा 26 जुलाई 2019 से 28 जुलाई 2021 तक सीएम रहे। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद 28 जुलाई 2021 को बसवराज मुख्यमंत्री बने। वे राज्य के मौजूदा सीएम हैं। इस साल के चुनावों के आधार पर ही 2024 के लोकसभा चुनावों की तस्वीर साफ होगी। साल 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हैं। साथ ही जनता को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के वादे कर रही है। लेकिन इस बार जनता के समर्थन से कर्नाटक की सत्ता पर कौन काबिज होगा और किसके सर पर ताज सजेगा, ये तो 13 मई को ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से अहम खबर की। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर में बड़ा विस्फोट हुआ है। जी हां, कठुआ में बीती रात बम धमाका हुआ है। बम निरोधक दस्ते ने नमूने इकट्ठे किए हैं और इलाके में फिलहाल पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो जम्मू कश्मीर में बीती रात ब्लास्ट की खबर सामने आई है। ये धमाका कठुआ जिले के हीरानगर में हुआ है। ब्लास्ट के बाद बड़े स्तर पर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी मिलने के बाद कठुआ के एसएसपी शिवदीप सिंह की अगुवाई में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अच्छी बात यह है कि इस धमाके में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि अभी तक किसी भी चीज या किसी भी शख्स की यहां पर संदिग्ध गतिविधि नहीं पाई गई है। एसएसपी ने बताया कि एक तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया गया था और सटीक स्थान का पता लगा लिया गया है। बम निरोधक दस्ते ने नमूने इकट्ठे किए। उन्होंने बताया कि सुबह भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो कठुआ में बीती रात धमाका हुआ है। जम्मू कश्मीर में बड़ा विस्फोट हुआ है। फिलहाल बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची और इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर से यह अहम खबर जहां पर बड़ा विस्फोट हुआ है, लेकिन जान माल के किसी तरह के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। गनीमत की बात यही है। जिसमें की इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। काफ़ी तेज धमाका था जो कि गांव वालों से पता चला है जी। और हमारी पुलिस फोर्स भी है, यहाँ के सेंट्रल ने भी बताया है कि धमाका काफ़ी तेज था। उसके बेस पे पुलिस पार्टीज आ गई, हमारी पुलिस कंपोनेंट एसओजी की पार्टीज भी आ गई और सर्च ऑपरेशन चलाया गया यहाँ पे, जिसमें कि वो एग्जैक्ट स्पॉट जो है लोकेट हुआ है। बाकी और चीज़ें रूल आउट करने के लिए सुबह भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा फर्स्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सरेंडर की अटकलों के बीच भगौड़े खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। अमृतपाल ने अपने वीडियो में पंजाब पुलिस और सरकार को चैलेंज किया है। अमृतपाल ने वीडियो में कहा कि उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता और इसी के साथ अमृतपाल सिंह ने सरकार के खिलाफ सिख संस्थानों से बैसाखी पर एकजुट होने की बात भी कही है। तो फरार होने के बाद ये पहला वीडियो जो है वो जारी किया गया है। मुझे गिरफ्तारी का कोई डर नहीं, ये कहता हुआ नजर आया इस वीडियो में अमृतपाल। और साथ ही साथ उसने कहा कि पुलिस मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकी। तो दरअसल अमृतपाल ने ये ऑडियो जारी किया है जिसमें वो ये कहता हुआ साफ साफ यहाँ पर नजर आता है कि दरअसल वो उसने कहा देश विदेश जहां भी सिख संगतें हैं उनसे अपील करता हूं कि बैसाखी पर आप लोग आ जाइए और यहां हमारे कौम के मसलों की बात हो, ये कहता हुआ वो नजर आया। इसके अलावा उसने कहा कि क्योंकि हमारी जो कौम है वो बहुत लंबे समय से अलग अलग मसलों पर छोटे छोटे मोर्चे लगाकर खड़ी है। अगर हमें पंजाब के मुद्दे हल करवाने हैं, हिरासत में लिए नौजवानों को छुड़वाना है, तो जो हुकूमत ने जबरदस्ती की है साधारण सिखों के ऊपर एनएसए लगाकर उन्हें असम भेजा गया है। मेरे और कई साथियों को असम भेजा गया है, कई को पकड़कर जेलों में भेजा गया है। इसके अलावा हम जिस रास्ते पर चले हैं हमें पता है कि वहां हमें ये सब कुछ सहना पड़ेगा, पर हमें डरना नहीं है। इसलिए मैं सारी सिख कौम से, देश विदेश में बसी हुई सारी सिख कौम से अपील करता हूं कि सब लोग एक साथ आएं, उस पर जत्थेदार साहिब गौर करें। जैसे कि जत्थेदार साहिब ने कहा कि गांव-गांव जाकर हम लोग बातचीत करेंगे। मेरे जत्थेदार साहिब ने गुजारिश की है कि लोगों के मन में जो सरकार प्रशासन का डर है वो डर नहीं होना चाहिए और खुद इस पूरे मोर्चे की अगुवाई जो है वो करें। इसके अलावा भी और बहुत सी बातें कही। उसने कहा कि मेरी अपील है कि वो भी इस सरबत खालसे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ये ऐसा सरबत खालसा होना चाहिए जैसी जो भी बातें तमाम उसने कही वीडियो के जरिए वो आपको हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं बात सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च को जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने हेट स्पीच मामले पर सुनवाई की। जस्टिस बीवी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की मिसाल देते हुए कहा कि वाजपेयी और नेहरू जी को याद कीजिए जिन्हें सुनने के लिए लोग दूर दराज से इकट्ठा होते थे। हम कहां जा रहे हैं, ये सवाल पूछा गया। वहीं जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि हर रोज टीवी और सार्वजनिक मंचों पर नफरत फैलाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। क्या ऐसे लोग खुद को कंट्रोल नहीं
नहीं कर सकते। जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे, नेता राजनीति में धर्म का उपयोग करना बंद कर देंगे, उसी दिन नफरत फैलाने वाले भाषण भी बंद हो जाएंगे। बता दें कि जस्टिस के.एम. जोसेफ ने मामले में राज्य सरकार के रवैये पर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राज्य नपुंसक है, वो समय पर काम नहीं करते। जब राज्य ऐसे मसलों पर चुप्पी साध लेंगे तो फिर उनके होने का मतलब क्या है। इधर बिहार के मुंगेर में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। बता दें कि तेज रफ्तार वाहन ने मंदिर से पूजा कर लौट रहे बाइक सवार को रौंद दिया और मौके से फरार हो गया। हादसे में दोनों छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायलों को असरगंज स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। तो घटना के संबंध में थाना अध्यक्ष सुनील साहनी ने बताया कि दोनों युवकों के शव को कब्जे में ले लिया गया है। दोनों युवकों की पहचान भी हो गई है। मामले में फरार वाहन सवार की तलाश फिलहाल जारी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों ने एएमयू प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंदू होने की वजह से प्रशासन हॉस्टल नहीं दे रहा। देखने वाली बात यह भी है कि 8 महीने से हॉस्टल पाने के लिए छात्र दर दर भटक रहे हैं। तो छात्र को हॉस्टल जो है वो नहीं दिया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से यह खबर सामने आई है, जहां पर हिंदू होने की वजह से उन्हें हॉस्टल नहीं दिया जा रहा है। दर दर भटकने को मजबूर छात्र है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद सभी पार्टियां हरकत में आ गई हैं। वहीं सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि बीजेपी एवर रेडी पार्टी है और हम चुनाव के लिए तैयार हैं। बीजेपी भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने जा रही है। साथ ही सीएम कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हमारे विधायकों के सामने अपनी पार्टी में शामिल होने की गुहार लगा रहे हैं। उधर आप सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और आयोग ने बिना आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। हमारी पार्टी के साथ अन्याय हुआ है। सुनिए आप क्या कहा संजय सिंह ने। एक पार्टी जो नेशनल पार्टी बन चुकी है सारे नियमों के आधार पर, उसको आपने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिए बगैर कर्नाटक का चुनाव डिक्लेयर कैसे कर दिया? यह तो अन्याय है हमारी पार्टी के साथ, घोर अन्याय है। कर्नाटक में चुनाव आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिए बगैर कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल गलत है और चुनाव आयोग को तत्काल इस पे फैसला लेना चाहिए और तुरंत हमारा जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पेंडिंग है उनके पास, कोई हम उनसे एहसान नहीं कर रहे हैं करने को, हम कह रहे हैं आपके पास जो पेंडिंग है उसको तुरंत आप फैसला लीजिए और कर्नाटक के चुनाव में जो भी एक नेशनल पार्टी का स्टेटस और फैसिलिटीज जो आम आदमी पार्टी को मिलनी चाहिए वो हमें प्रोवाइड कीजिए। तो फिलहाल हेलो इंडिया में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।